हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हस्तलिखित नोट्स, जो अभी तक पिछले वीडियो में हमने आपको बुद्धि के बारे में पढ़ाया था। बुद्धि क्या है, बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, ज्ञान और बुद्धि में अंतर, विभिन्न टॉपिक जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया था। आज उसी का शार्ट नोट्स कैसे तैयार करें और उसके साथ साथ उसको आसानी से याद कैसे करें, क्योंकि लिखते तो सभी हैं, पढ़ते भी सभी हैं, पढ़ाने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको याद कैसे करें यह सबसे बड़ी समस्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि याद कैसे करें और कैसे उसको शॉर्ट में लिखें कि हमें याद हो जाए, हमारा थ्योरी क्लियर हो जाए। तो देखिए, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। फ्रांसिस गाल्टन 1885। बुद्धि के क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग पढ़े होंगे, बुद्धि के क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, और बैलार्ड महोदय का। यहाँ पर लिखा है अध्यापक विकसित, मतलब अध्यापक जो है बुद्धि को विकसित करता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मापन करता है यानी मापता है। अगर हम यहाँ भी पूरा पूरा लाइन लिखने लग जाएं तो फिर नोट्स और शार्ट नोट्स में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए अपने कॉमन सेंस से समझ लीजिएगा कि क्या लिखा गया है और किस लिए लिखा गया है। अध्यापक बुद्धि को विकसित करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मापन करता है यानी बुद्धि को मापता है। देखिए, फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि को समझने के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड किया। यानी उन्होंने कहा, फ्रीमैन महोदय ने कहा कि बुद्धि एक योग्यता है, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। देखिए, पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है चिंतन, तीसरा है समायोजन की योग्यता। फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि को योग्यता कहा है और इन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि चिंतन की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, इन्हीं 3 परिभाषाओं के, इन्हीं 3 मुख्य विषय के आधार पर सबने परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, सीखने की योग्यता के अंतर्गत किन किन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। तो बकिंघम ने सीखने की योग्यता, बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है, और मैकडूगल। बुद्धि को सीखने की योग्यता मानने वाले 3 मनोवैज्ञानिक है, बकिंघम, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। नेक्स्ट है चिंतन। बुद्धि चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि चिंतन की योग्यता है, इसको मानने वाले 3 मनोवैज्ञानिक हैं, स्पीयरमैन, बीने, टर्मन। स्पीयरमैन, बीने, टर्मन। बुद्धि चिंतन की योग्यता है, इस सिद्धांत को मानने वाले 3 मनोवैज्ञानिक हैं, स्पीयरमैन, बीने, टर्मन। नेक्स्ट है समायोजन की योग्यता। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, इसको मानने वाले 4 मनोवैज्ञानिक हैं, स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कैल्विन। आप देख सकते हैं कि फ्रीमैन महोदय ने बुद्धि को 3 सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत करके अध्ययन किया है, और इन 3 सिद्धांतों में पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है चिंतन करने की योग्यता, और तीसरा है समायोजन करने की योग्यता। बार बार हम इसलिए आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। आगे देखिए, परिभाषाएं। फ्रीमैन ने परिभाषा दी है बुद्धि की।
बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता, चिंतन करने की योग्यता और अधिगम करने की योग्यता, यानी सीखने की योग्यता। अधिगम मतलब सीखना। अभी आप ऊपर देख सकते हैं, सेम यही है। सीखने की योग्यता, चिंतन करने की योग्यता और समायोजन की योग्यता। ये 3 योग्यताएं किसने बताई है? फ्रीमैन महोदय ने। 1, 2, 3। तो फ्रीमैन की क्या परिभाषा है? बुद्धि समायोजन करने की योग्यता, चिंतन करने की योग्यता और सीखने की योग्यता है। आप बहुत आसानी से सरल शब्दों में समझ सकते हैं। आगे देखिए, उडरो। उडरो महोदय ने बताया है कि, देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं कहाँ कहाँ पूछी गई हैं। उडरो उडरो ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन है, अर्जन क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन क्षमता है। बीने महोदय ने क्या कहा है? बीने महोदय ने कहा है बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना की क्षमता है। उर्वर्थ महोदय ने बताया कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। बकिंघम ने कहा बुद्धि सीखने की विधि है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बुद्धि सीखने की विधि है। रैक्स व नाइट ने क्या कहा? बुद्धि जटिल मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित होती है। बुद्धि जो है जटिल मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित होती है। बोरिंग 1923, जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। बोरिंग 1923। रॉबिन्सन व रॉबिन्सन संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। मतलब बुद्धि का तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है। अब देखिए बुद्धि की प्रकृति क्या है। कल मैंने आपको इसे बहुत विस्तार से समझाया था, आज उसी का यह शॉर्ट नोट्स है। बुद्धि की प्रकृति। बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होती है। यह भी मैंने आपको बताया था कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास मध्य किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो मध्य किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। बुद्धि एक इकाई नहीं है, बल्कि क्या है? इकाइयों का समूह है। और परिभाषाएं और विशेषताएं जो आप जानते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखिए बुद्धि के प्रकार। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो इसमें पहला है गैरेट महोदय। गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। कौन कौन सी बुद्धि? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थार्नडाइक महोदय ने क्या कहा? थार्नडाइक महोदय ने मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहा है। मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि सेम है, बस शब्दों का परिवर्तन है। तो जो गैरेट ने मूर्त कहा, उसी को थार्नडाइक महोदय ने यांत्रिक कहा, और बाकी सब सेम है, आप देख सकते हैं। यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। फिर से याद कीजिए, गैरेट का मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, और थार्नडाइक का यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। याद हो गया होगा आपको। वर्णन। वर्णन का जैविक, मनोवैज्ञानिक और संक्रियात्मक। वर्णन का 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं संक्रियात्मक। अब चलिए देखिए मूर्त बुद्धि क्या है। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसका अन्य नाम, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते कि एग्जाम वाला क्या पूछ रहा है। इसके अन्य नाम है स्थूल बुद्धि,
गामक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और यांत्रिक बुद्धि कौन बताया है? ये थार्नडाइक महोदय ने बताया है। और मूर्त बुद्धि कौन बताया है? गैरेट महोदय ने बताया है। योग्यता, योग्यता क्या होती है? कर्म इंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म इंद्रियों के आधार पर और शरीर के द्वारा। कर्म इंद्रियों के आधार पर शरीर के द्वारा होती है कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। कर्म इंद्रियां आप जानते होंगे, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। देखिए इसमें कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं हो सकती हैं? मूर्त बुद्धि में कर्मेंद्रियां महत्वपूर्ण होती हैं और शारीरिक क्रिया होती है, जैसे नाचना, दौड़ना, तैरना, खेलना आदि। ये सब किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है। और कौन करता है? कर्मेंद्रियां करती हैं। इसका संबंध औजारों से, हथियारों से, उपकरणों से, मशीनों से, यंत्रों से आदि, मतलब ऐसे ही विभिन्न प्रकार की चीज़ों से इसका संबंध होता है। और मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? कारीगर, मैकेनिक, औद्योगिक कार्यकर्ता, चालक, इंजीनियर आदि। इसमें मूर्तिकार भी आते हैं। जो भी औजारों, हथियारों, उपकरणों, मशीनों, यंत्रों द्वारा कार्य करते हैं उसे यांत्रिक या मूर्त बुद्धि कहा जाता है। यांत्रिक से याद कर लीजिए, यांत्रिक मतलब यंत्रों द्वारा, और यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे नाचना, दौड़ना, कूदना, भागना, खेलना। और इसमें व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? कारीगर, मैकेनिक, औद्योगिक कार्यकर्ता, चालक, इंजीनियर आदि, मूर्तिकार। नेक्स्ट देखिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त मतलब जिसे देखा ना जा सके और मूर्त मतलब जिसे देखा जा सकता है। इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। योग्यता क्या है? ज्ञान इंद्रियों द्वारा। कंपेयर कीजिए तुरंत पिछले वाले से। वहाँ क्या थी? कर्म इंद्रियां थी, यहाँ क्या है? ज्ञान इंद्रियों द्वारा है। वहाँ क्या था? शारीरिक क्रियाएं थी, शरीर क्रिया था। यहाँ क्या है? यह मस्तिष्क में केंद्रित होती है। वह शरीर के हाव भाव या फिर शारीरिक क्रियाओं द्वारा पता चलती है, जैसे नाचना, खेलना, कूदना, गाना, यह सब मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको मूर्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा कहाँ होती है? मस्तिष्क में। इससे त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके स्तर, क्षेत्र, गति, इसके जो त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल कौन कौन से हैं? पहला है स्तर, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है गति। इसमें मानसिक क्रियाएं होती हैं। मूर्त बुद्धि में शारीरिक क्रियाएं होती हैं, अमूर्त बुद्धि में मानसिक क्रियाएं होती हैं। हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसमें देखिए, गाना, कल्पना करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते। गाना केवल सुन सकते हैं, कल्पना करना केवल दिमाग में कल्पना कर सकते हैं, चिंतन करना यह भी मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है, समस्या समाधान करना यह भी मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्त बुद्धि, मूर्त मतलब देखना, देखा जा सके, अमूर्त मतलब जिसे न देखा जा सके। आप साफ साफ शब्दों में इतना समझ लीजिए, जिन कार्यों को हम देख सकते हैं, जिनमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें कर्मेंद्रियां भाग लेती हैं, वो मूर्त बुद्धि होती है। जिन क्रियाओं को हम नहीं देख सकते, जिनमें ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं,
जो कार्य मस्तिष्क में होता है उन्हें अमूर्त बुद्धि कहते हैं। बहुत अच्छा। इसका संबंध है अंकों, शब्दों, भाषा, संकेत, पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान कहाँ बढ़ता है? हमारे दिमाग में। गणना, सूत्रों और नियमों से। और अमूर्त बुद्धि वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं? देखिए, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जैसे गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, डॉक्टर, वकील, कहानीकार, डिजाइनर आदि, ये लोग जो है अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग से काम करते हैं, न कि औजारों हथियारों से, शरीर से। ये लोग दिमाग से काम करते हैं, मस्तिष्क से काम करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। इसलिए इन लोगों को अमूर्त बुद्धि के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस। योग्यता क्या है? समाज के अनुकूल कार्य। अगर आप समाज के अनुकूल कार्य कर रहे हैं तो इसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। अगर आप समाज के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं तो इसे असामाजिक बुद्धि कहा जाता है, यानी असामान्य व्यवहार। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? राजनेता, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, शिक्षक आदि। ऐसे व्यक्ति जो समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं उन्हें सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। यह नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा है, क्योंकि यह ऐसा शॉर्ट नोट्स है जिसका उपयोग आप नेट पास करने के लिए भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्मतम रूप में लिखा गया है और बहुत ही गहराई के साथ लिखा गया है। आगे देखिए, बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, यह सब आप पढ़ चुके हैं। हम केवल आपको शार्ट में बता रहे हैं कि शार्ट में कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, और शार्ट में कैसे लिख कर याद करें। या फिर मान लीजिए कोई आप ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन वाला एग्जाम, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। या फिर आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे, 1903। इसका अदर नाम है एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, सत्रात्मक या निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा था? जॉनसन महोदय ने कहा था। इसके अल्फ्रेड बीने के सहायक कौन कौन से हैं? टर्मन, स्टर्न और जॉनसन। यह है इसकी संरचना। बुद्धि एक अविभाज्य अखंड इकाई के रूप में। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। यह 1904 में दिए थे। इसमें इन्होंने दो कारक बताया था। पहला है सामान्य कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जी कारक यानी जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर। इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ है। सामान्य कारक में मानसिक ऊर्जा होती है। यह जन्मजात एवं सर्वव्यापी होती है। अधिगम व प्रशिक्षण से बदला नहीं जा सकता। देख सकते हैं, बदला नहीं जा सकता। जीवन की संपूर्ण सफलता और असफलता का निर्धारक कौन है? सामान्य कारक है, यानी जी फैक्टर। विशिष्ट कारक कौन से है? यह वातावरण से अर्जित होती है। यह एक से अधिक हो सकती है और अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसे बदला जा सकता है। जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसे अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन सामान्य कारक को अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा नहीं बदला जा सकता।
अगला देखिए त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। 1911 में स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इन्होंने बताया ग्रुप फैक्टर यानी जी फैक्टर। आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। अल्फ्रेड बी ने एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत और स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत। यह है ग्रुप जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, यह है स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर, और इन दोनों के बीच का यह वाला जो भाग है यह है ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर जन्मजात या अर्जित दोनों हो सकता है। अभी आपने इसके पहले वाले द्विकारक सिद्धांत में पढ़ा है कि ग्रुप जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जन्मजात होता है, और एस फैक्टर जो कि समाज द्वारा, वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। जी फैक्टर को बदला नहीं जा सकता, एस फैक्टर को बदला जा सकता है, और जो ग्रुप फैक्टर होता है यह जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है 1938। अदर नेम क्या क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत, मात्रात्मक विधि सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत। आप नाम को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी नाम एग्जाम में पूछ सकता है। कारक विश्लेषण सिद्धांत भी पूछ सकता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी पूछ सकता है, या बहुखंड सिद्धांत इस नाम से पूछ सकता है, मात्रात्मक विधि सिद्धांत, या फिर समूह कारक सिद्धांत इस नाम से भी पूछ सकता है। इन सब का एक ही आंसर होगा, थर्स्टन का सिद्धांत। थर्स्टन का सिद्धांत देखिए, इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कौन सी है? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसमें इन्होंने 13 खंड का वर्णन किया है। जी फैक्टर का समर्थन किया है इन्होंने, स्पीयरमैन के जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर जो जन्मजात होते हैं। प्रधान मानसिक योग्यताओं का समूह है, कितने हैं? 7। कितने प्रधान मानसिक योग्यताएं हैं? 7। एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर का इन्होंने विरोध किया है, जो वातावरण द्वारा अर्जित की जाती हैं। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं देखिए, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो नीचे हैं। रिवाइज हो गया है, यहाँ देखिए। पहला है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब एन फॉर न्यूमेरिकल, V फॉर वर्बल, S फॉर स्पिटल, W फॉर वर्ड फ्लोटिंग, R फॉर रीजनिंग, P फॉर परसेप्चुअल स्पीड, M फॉर मेमोरी। फिर से देखिए, N फॉर न्यूमेरिकल, V फॉर वर्बल, S फॉर स्पिटल, W फॉर वर्ड फ्लोटिंग, R फॉर रीजनिंग, P फॉर परसेप्चुअल स्पीड यानी प्रत्यक्षात्मक गति, M फॉर मेमोरी यानी स्मरण शक्ति। ये 7 मानसिक योग्यताएं हैं जिन्हें हम आपको पिछले वीडियो में याद भी करवाए थे। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं, NVS WRM, NVS WRMP, NVS WRMP। आप अपने तरीके से किसी भी तरह याद कर सकते हैं, नहीं तो हमने पिछले वीडियो में आपको याद करवाया भी था, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का। इसे बहुतत्व सिद्धांत, असमतात्मक सिद्धांत, इसे ही बालू का सिद्धांत कहते हैं, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसे विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। जो थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है, इसके अन्य नाम देख लीजिए आप लोग। बहुतत्व सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, असमतात्मक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत। इन्होंने जी फैक्टर को नहीं माना है,
जो जनरल फैक्टर है यानी सामान्य कारक है, थॉर्नडाइक महोदय ने इसे नहीं माना है। और एस फैक्टर यानी वातावरण से अर्जित योग्यताओं को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इसके पहले आप देख लीजिए, कंपेयर करते चलिए। स्पीयरमैन ने जी और एस दोनों को माना है। जी फॉर जनरल फैक्टर, एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। और इसके बाद जो थर्स्टन की 7 मानसिक योग्यताएं हैं, 7 मानसिक योग्यताएं, इसमें इन्होंने जी फैक्टर को तो माना है लेकिन एस फैक्टर को नहीं माना, यानी इसका विरोध किया है। सेम इसका उल्टा है थॉर्नडाइक महोदय के बहुकारक सिद्धांत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी फैक्टर को इन्होंने नहीं माना है, यानी इसका विरोध किया है। जी फैक्टर का विरोध किया है और एस फैक्टर यानी वातावरण से अर्जित विशेष योग्यताओं को इन्होंने महत्ता दी है। इसमें इन्होंने 6 महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं। पहला शब्द, दूसरा अंक, दिशा, स्मरण, तर्क, भाषण। शब्द, अंक, दिशा, स्मरण, तर्क, भाषण। शब्द, अंक, दिशा, स्मरण, तर्क, भाषण। उन्होंने बुद्धि को असंख्य योग्यताओं का समूह बताया। बुद्धि को क्या बताया? असंख्य योग्यताओं का समूह। इसके 4 चरण होते हैं: स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति। इसे ही बालू का सिद्धांत कहते हैं। अभी हमने ऊपर बताया, आप यहाँ देख सकते हैं बालू का सिद्धांत। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक सिद्धांत, बर्नर व बर्ट का है। और प्रतिदर्श प्रतिचयन या न्याय दर्शन का सिद्धांत थॉमसन महोदय का है। नेक्स्ट है जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत, जिसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। यह पूरे बुद्धि वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिमात्मक संरचना। त्रिआयामी सिद्धांत 1967, जेपी गिलफोर्ड, जॉय पॉल गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है। इसे त्रिमितीय सिद्धांत, बुद्धि संरचनावादी सिद्धांत या प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? त्रिमितीय सिद्धांत, बुद्धि संरचनावादी सिद्धांत या प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। इसमें टोटल 180 तत्व थे। इसे 3D थ्योरी भी कहते हैं। पहला है संक्रिया, ऑपरेशन। दूसरा विषय वस्तु यानी कॉन्टेक्ट। तीसरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। संक्रिया के कितने भाग हैं? 5। विषय वस्तु के 4 और उत्पाद के 6। देखिए नीचे, विषय वस्तु श्रव्य दृश्य हो सकती है, आप सुनकर भी किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं या फिर देखकर भी पहचान कर सकते हैं। श्रव्य मतलब सुनकर, दृश्य मतलब देखकर, या फिर उसके आकार से, संकेत, शाब्दिक, व्यवहारिक। यह 5 होती है। और संक्रिया विषय वस्तु 4 होती है, संक्रिया 5 होती है। संक्रिया संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। उत्पाद 6 होते हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण और प्रयोग। यह सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, यहाँ पर केवल आपको शॉर्ट नोट्स दिखा रहे हैं। आगे देखिए, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत 1983। हावर्ड गार्डनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनकी फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनकी फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसके भी 7 फैक्टर हैं। इन्होंने बाद में इसे बढ़ाकर 9 फैक्टर कर दिया है। कितने? 9 फैक्टर कर दिया है। पहला है भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टुअल, अर्थ सहित समझ,
अर्थ सहित समझ। दूसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, अपने अंदर की। अंतःवैयक्तिक मतलब अपने अंदर अंदर की, और अंतर्वैयक्तिक मतलब बाहर की। शब्दों में अंतर समझिए आप लोग। अंतःवैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, अपने अंदर की बुद्धि। तीसरा स्थानिक बुद्धि यानी स्पिटल। चौथा है प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचुरल बुद्धि। यह पहले नहीं था, यह 1998 में जोड़ा गया। पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल। छठवां है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। सातवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। यह भी बुद्धि मूल सिद्धांत में नहीं थी, सन 2000 में इसे जोड़ा गया, क्योंकि मूल सिद्धांत में, बहुबुद्धि के मूल सिद्धांत में मात्र 7 ही फैक्टर थे। 2 फैक्टर को बाद में जोड़ा गया, जो पहला है प्राकृतिक बुद्धि, दूसरा है अस्तित्ववादी बुद्धि। इन दोनों सिद्धांतों को बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। फिर से आपको अंतर समझा दे रहे हैं। अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, अपने अंदर की, और अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल यानी शरीर के बाहर की। शरीर के अंदर की, शरीर के बाहर की अंतर पहचान कर लीजिएगा आप लोग। अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। शारीरिक गतिबुद्धि, शरीर क्रिया, बॉडी किंगस्टिंग थिनिंग, इसे शरीर क्रिया कहते हैं। तो यह है हॉवर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि के सिद्धांत, जो मूल सिद्धांतों में 7 थे। 1998 और सन 2000 में 2 जोड़ा गया। पहला है प्राकृतिक बुद्धि और दूसरा है अस्तित्ववादी बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। इन 9 सिद्धांतों के अंतर्गत समाज के कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ना और एग्जाम देना, एग्जाम में पास होना, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज के हर व्यक्ति को किस प्रकार समझते हैं, उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को, उसके बुद्धि को, उसकी संरचना को। तो यह समझने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप इसके माध्यम से यह समझ सकते हैं कि समाज के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनमें कौन से व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, वह मूर्त है, अमूर्त है, या फिर सामाजिक बुद्धि क्या है, या फिर यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई है, तार्किक है, स्थानिक है, संगीतात्मक है, जो भी है, यह सब समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। तो देखिए भाषाई के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। कवि, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता, प्रवक्ता, वकील। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि भाषाई बुद्धि किन किन व्यक्तियों में होती है। वे व्यक्ति जो कवि, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता, प्रवक्ता, वकील हैं, इन सब में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरा है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि किन किन व्यक्तियों में होती है, तो जो गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, इन लोगों में तार्किक बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करते रहते हैं, जैसे पायलट, अनुसंधानकर्ता, वास्तुकार, सर्वेक्षक, नौका चालक, इन लोगों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। संगीतात्मक, वाद्य यंत्र बजाने वाले में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गतिबुद्धि यानी जो शारीरिक गति करते हैं, तो इनमें धावक, नृतक, खिलाड़ी, सर्जन, जिम्नास्टिक, जो भी अपने शरीर का प्रयोग करके कोई कार्य करते हैं उसे शारीरिक गतिविधि कहते हैं, जैसे धावक, नृतक, खिलाड़ी, सर्जन, जिम्नास्टिक आदि। अंतः व्यक्ति बुद्धि, अंतः व्यक्ति आपको बताएं कि शरीर के अंदर की, तो शरीर के अंदर की खोज कौन करता है, संत, महात्मा, योगी। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि,
नेता, दुकानदार, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक। जो शरीर के बाहर की सब कुछ देखते हैं उसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, और जो शरीर के अंदर की देखते हैं उसे अंतःवैयक्तिक कहते हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति पर कौन डिपेंड रहता है? किसान, शिकारी, पर्यटक और पर्यावरणविद। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत दार्शनिक चिंतकों को रखा गया है। दार्शनिक चिंतकों में अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। प्रकृतिवादी 1998 में जोड़ा गया और अस्तित्ववादी 2000 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। 1963 में कैटल महोदय ने अपना सिद्धांत दिया, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। रेमोंड बी कैटल। इस जनरल फैक्टर के दो भाग होते हैं, पहला तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। इसे द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है। द्रवीकृत घनीकृत, तो नाम के अंतर को आप लोग समझिए और अन्य नाम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही सिद्धांत के अनेक नाम हैं। कोई उद्देश्यों के आधार पर है तो कोई क्रिया के आधार पर है, तो उसको समझिएगा आप लोग। इसे GFGC मॉडल भी कहते हैं। GF मतलब जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टलाइज्ड, ऐसे और ऐसे। तरल बुद्धि क्या है और ठोस बुद्धि क्या है? देखिए, तरल बुद्धि जन्मजात होती है, नवीन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, यह लघुकालिक होती है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर निर्भर करती है, तरकड़ा क्षमता एवं अमूर्त होती है। तरल बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है, जन्मजात होती है, नवीन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, लघुकालिक होती है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर निर्भर करती है। और ठोस बुद्धि कैसी होती है? यह अर्जित होती है, अनुभव पर आधारित होती है, दीर्घकालीन होती है, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होती है। विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होती है। आप इसे स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत से तुलना करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत भी लगभग ठोस और द्रव के सिद्धांत से मिलता जुलता ही सिद्धांत है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत। इसमें इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, सृजनात्मक या अनुभवजन्य बुद्धि, व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के घटक। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के 3 घटक हैं: मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण। मेटा घटक के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रक्रियाएं, निर्णय लेना, समस्या समाधान। और निष्पादन घटक के अंतर्गत पूर्व अनुभवों द्वारा समस्या समाधान। ज्ञान संग्रहण घटक के अंतर्गत ज्ञान का संग्रह। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, 1935 से 1980 में दिया था इन्होंने। 450 से का विश्लेषण किया है। स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल व हार्न के सिद्धांतों को सम्मिलित करके इन्होंने अपना त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। यहाँ पर बुद्धि के सभी सिद्धांत खत्म होते हैं, वे सभी सिद्धांत जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सभी सिद्धांतों का हमने खोज कर वर्णन किया है। आगे देखिए, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे EI भी कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI। जॉन मेयर एवं पीटर सैलावे ने सर्वप्रथम इसका नाम दिया 1990 में। व्हाट इज EI? इनकी 2 बुक है, जॉन मेयर और पीटर सैलावे की 2 बुक है। व्हाट इज EI? EI मतलब इमोशनल बुद्धि इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज ईआई? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? और दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास। पहली बुक का नाम है व्हाट इज ईआई, मतलब संवेगात्मक बुद्धि क्या है, और दूसरी बुक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन को माना जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन को माना जाता है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो 1995 में प्रकाशित हुई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि। डेनियल गोलमैन ने बताया कि संवेगात्मक बुद्धि सर्वाधिक महिलाओं में पाई जाती है। संवेगात्मक बुद्धि सर्वाधिक महिलाओं में पाई जाती है। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषाएं देखिए। गोलमैन महोदय ने दिया, संवेगों को जानने, समझने व संबंध स्थापित करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि है। संवेगों को समझने, जानने और संबंध स्थापित करने की योग्यता ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। फ्रीमैन महोदय ने क्या परिभाषा दी है? आप कैसा सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो, यही आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। अगर हम यहाँ पर कहें कि आप हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, तो यही आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। आप सिंपल भाषा में यहाँ समझ सकते हैं। फ्रीमैन महोदय ने बहुत अच्छा समझाया है कि आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, वही आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। रॉबर्ट कूपर, संवेगों की शक्ति की प्रवृत्ता ही संवेगात्मक बुद्धि है। संवेगों की शक्ति की प्रवृत्ता ही संवेगात्मक बुद्धि है। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी लिखे हैं। एलिमेंट ऑफ ईआई। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। संवेगात्मक बुद्धि के दो तत्व होते हैं, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। बार बार ये टॉपिक आपको इसलिए समझा रहे थे कि अंतर्वैयक्तिक क्या होता है और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक है। अंतरावैयक्तिक के अंतर्गत आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, मतलब शरीर के अंदर की चीजें, उसे अंतःवैयक्तिक कहिए या अंतरावैयक्तिक कहिए। ये हमारे शरीर के आंतरिक चीजें हैं, जो आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, और आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। और अंतर्वैयक्तिक क्या है? परानुभूति यानी इम्पैथी, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। ये शरीर के बाहर की क्रियाएं हैं जिसे अंतर्वैयक्तिक क्रियाएं कहते हैं। संबंध, थार्नडाइक ने इसे सामाजिक बुद्धि कहा है और गार्डनर ने अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। EQ, अभी आपने IQ पढ़ा था, बुद्धि लब्धि। यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि लब्धि क्या है यह देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इस सूत्र से निकालेंगे तो आपकी संवेगात्मक बुद्धि निकल जाएगी। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, योग्यता आधारित प्रतिमान, गुण आधारित प्रतिमान, मिश्रित प्रतिमान। योग्यता आधारित प्रतिमान मेयर एवं सैलोबी, गुण आधारित प्रतिमान कैबी पेट्राइट, और मिश्रित प्रतिमान डेनियल गोलमैन का है। यह इम्पोर्टेंट है। योग्यता आधारित प्रतिमान देख लीजिए आप लोग। गुण आधारित प्रतिमान गुण पर आधारित है। ईआई की विशेषताएं। इमोशनल इंटेलिजेंस, किन किन व्यक्तियों में या किन किन बालकों में इमोशनल इंटेलिजेंस होता है यह देखिए। जिन बालकों में इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, संवेगात्मक बुद्धि होती है, वे आत्मविश्वासी होते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, आशावादी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, नैतिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, अच्छे अधिगमकर्ता होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। किसी बात को घुमा फिरा कर उन्हें बोलने की आदत नहीं रहती, जो भी बोलते हैं साफ एवं सही शब्दों में बोल देते हैं। तो ये हो गई आपकी संवेगात्मक बुद्धि वाले बालकों की विशेषताएं। अब हम आते हैं बुद्धि का मापन।
बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? देखिए, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। ये परिभाषा जेनसन महोदय ने दी है। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन ने दिया था। 1908 में मानसिक आयु की अवधारणा बिने महोदय ने दी थी। 1912 में बुद्धि लब्धि का प्रथम सुझाव स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA। सबसे पहले यही सूत्र आई थी। MA/CA कौन दिया था? स्टर्न महोदय ने दिया था। इसके बाद 1916 में बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र MA/CA यह दिया था स्टर्न महोदय ने। इसमें इंटू 100 करके नया सूत्र किसने बनाया? टर्मन ने। देखिए आप लोग, 1916 में बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र किसने बनाया? टर्मन ने। IQ बराबर MA/CA इंटू 100। 1990 में कैटल ने मानसिक परीक्षण बनाया। शैक्षिक बुद्धि लब्धि यानी EQ, एजुकेशनल बुद्धि लब्धि। EA/CA इंटू 100 यह है आपकी EQ यानी शैक्षिक लब्धि। उपलब्धि है EA/MA इंटू 100। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ आप देख सकते हैं टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? देखिए, 140 के प्लस प्रतिभाशाली व्यक्ति, 120 से 140 प्रखर या अति तीव्र बुद्धि वेरी सुपीरियर, 110 से 120 तीव्र बुद्धि यानी सुपीरियर, 90 से 110 सामान्य एवरेज, 80 से 90 मंद डल या सीमावर्ती पिछड़ा, 70 से 80 अल्प बुद्धि या छिड़िया सीमांत मंद बुद्धि, 50 से 70 मूर्ख बुद्धि मोरॉन्स, 25 से 50 मूढ़ बुद्धि या हीन, 25 से कम को जड़ कहते हैं। 25 से कम को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं या इसे महामूर्ख भी कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। 25 से कम महामूर्ख या जड़, 25 से 50 मूढ़ या हीन, 50 से 70 मूर्ख बुद्धि, 70 से 80 अल्प बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 110 से 120 तीव्र बुद्धि, 120 से 140 प्रखर या अति तीव्र बुद्धि, 140 प्लस को जीनियस कहते हैं यानी प्रतिभाशाली कहते हैं। ऐसा वर्गीकरण टर्मन महोदय ने किया है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। आगे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह देखिए बुद्धि लब्धि का फिगर है। ऐसे एक लाइन खींचिए, इसके बाद यहाँ ऐसे एक पर्वत बनाइए। अब आप देख सकते हैं जो बीच के 50% हैं, कितने परसेंट है? 50%। वह क्या है? सामान्य बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि है। इसके आप इधर देखेंगे तो 16% इधर, 16% इधर। यह निम्न औसत है और यह उच्च औसत है। दोनों साइड ध्यान से देखिएगा। 7% इधर सीमावर्ती है और 7% इधर श्रेष्ठ है। यहाँ पर 2% लोग जड़ बुद्धि के होते हैं, 2% लोग प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जड़, सीमावर्ती, निम्न औसत, सामान्य बुद्धि, उच्च औसत, श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। यह कुछ सवाल दिए गए हैं MA/CA का इंटू 100 का बुद्धि लब्धि का, वह सब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, सर्वप्रथम
मनोविज्ञान की प्रायोगिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? 1879 में। 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में उंट महोदय ने। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। वैयक्तिक परीक्षण तीन प्रकार के होते हैं, शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण, अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण और क्रियात्मक वैयक्तिक परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। फिर से आपको दिखा रहे हैं, इसे एक, इसे दो। इसके अंतर्गत अशाब्दिक एवं क्रियात्मक दोनों को रखा जा सकता है। और सामूहिक परीक्षण में पहला है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए विशेषताएं। यह परीक्षण बच्चों एवं वयस्कों पर हो सकता है, विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। यह वैयक्तिक है, मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। यह एक समय में पूरे समूह पर किया जा सकता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है, कम स्वतंत्रता रहती है, कम प्रश्न रहते हैं लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। शाब्दिक परीक्षण को देखिए, इसमें निश्चित स्तर की आयु 6 वर्ष से अधिक होती है, कम कुशल मनोवैज्ञानिक होते हैं, समय कम लगता है क्योंकि एक साथ एक समूह या अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण किए जाते हैं, और ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होता है। पहला है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण, इसे वाचिक परीक्षण या भाषिक परीक्षण कहते हैं। वाचिक मतलब जिसमें भाषा का आधार हो, और अवाचिक जिसमें भाषा का अभाव हो। तो शाब्दिक परीक्षण, वाचिक परीक्षण, भाषिक परीक्षण, यह अमूर्त होता है क्योंकि आप भाषा को देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग होता है, पढ़े लिखे लोगों पर होता है, पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, भाषा का प्रयोग वर्जित होता है इसमें, क्योंकि इसमें अशब्द यानी अवाचिक होता है। छोटे बालकों, गूंगे बहरों, अनपढ़ व बाहरी देशों के लोगों हेतु यह उपयोगी है। छोटे बालक जो पढ़े लिखे नहीं है, गूंगे बहरे, अनपढ़ व बाहरी देशों के लोगों हेतु यह उपयोगी होता है। और शाब्दिक परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, यह पढ़े लिखे लोगों पर होता है। तीसरा है क्रियात्मक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण का एक प्रकार है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया कि क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण का यह एक प्रकार है। यह ठोस वस्तुओं पर आधारित होता है। आगे देखिए, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहला है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति पर, इसको बार बार ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति पर। बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण यह कौन दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। यहाँ पर परीक्षण के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है आपको, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आयु वर्ग 3 से 15 साल, प्रश्न 30 होते हैं, बाद में 59 कर दिए गए। संशोधन 1908 में हुआ, दूसरा 1911 में। दूसरा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 में टर्मन ने दिया था। आयु वर्ग 2 से 14 साल, फिर 2 से 22 साल, यह सब आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा है आवृत्ति परीक्षण, टर्मन व मैरिल ने दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। भारत में कौन कौन से व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण निर्मित हुए? भारत में बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? C.H. राइस, 1922 ईस्वी में। कल ही हमने ये सब आपको बता दिया था। पहला है हिंदुस्तान बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, और दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर जो भारत में निर्मित बुद्धि परीक्षण है वह हिंदुस्तान बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा दूसरा हेडिंग है व्यक्तिगत अशाब्दिक। अभी तक हमने पढ़ा व्यक्तिगत शाब्दिक,
जिसमें हमने 3 पढ़ा, बीने साइमन, स्टैनफोर्ड बीने और आवृत्ति परीक्षण। इसको आप एक सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, बीएस से। बीएस से, बी फॉर बीने साइमन, एस फॉर स्टैनफोर्ड बीने, ए फॉर आवृत्ति परीक्षण। आगे देखिए, दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें पहला है भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। दूसरा है कोह ब्लॉक बुद्धि परीक्षण। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेंगुइन ने 1866 में बनाया था। तीसरा है पास अलांग परीक्षण, यह अलेक्जेंडर का है। चौथा है घन रचना परीक्षण। पांचवा है पिंटर 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 पीटरसन क्रियात्मक स्केल। छठा है मिनीसोटा पूर्व स्केल परीक्षण। सातवां है मैरिल पाल्मर बुद्धि परीक्षण। आठवां है आदमी चित्र परीक्षण और नौवां है आकृति फलक बुद्धि परीक्षण। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसको कैसे याद करें, यह सूत्र देखिए। यहाँ पर हमने इसका ट्रिक बनाया है। भूला आदमी घन के पास प्रिंटर में आकृति परीक्षण करता है, आकृति बनाता है। यहाँ पर देखिए आधा लिखा गया है, आकृति बनाता है। भूला से भूल भुलैया परीक्षण, आदमी से आदमी चित्र परीक्षण, घन से घन रचना परीक्षण, के से कोह ब्लॉक परीक्षण, पास से पास अलांग परीक्षण, प्रिंटर से पीटर पीटरसन क्रियात्मक स्केल और में से मिनीसोटा परीक्षण, आकृति से आकृति फलांकन परीक्षण बनाता है। आप अपना वाक्य पूर्ति के लिए लगा लीजिए। भूला आदमी घन के पास प्रिंटर में आकृति बनाता है। एक बार फिर से व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को रिवाइज कीजिए। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, पास अलांग बुद्धि परीक्षण, घन रचना परीक्षण, प्रिंटर पीटरसन क्रियात्मक स्केल, मिनीसोटा पूर्व स्केल, मैरिल पाल्मर बुद्धि परीक्षण, आदमी चित्र परीक्षण, आकृति फलक बुद्धि परीक्षण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से बने थे। तो भारत में व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कार्य बैटरी परीक्षण है, चंद्रमोहन भाटिया। इसकी 5 उपमापनियाँ हैं, कोह ब्लॉक, पास अलांग, पैटर्न ड्राइंग, तत्कालीन स्मृति, चित्र निर्माण। परमिला पाठक, एमैन परीक्षण का निर्माण किया था इन्होंने, भारत की हैं। नेक्स्ट देखिए सामूहिक शाब्दिक। अभी तक हम लोग पढ़े व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। व्यक्तिगत शाब्दिक में हमने पढ़ा बीएसए यानी कि बीने साइमन, स्टैनफोर्ड बीने और आवृत्ति परीक्षण, आकृति परीक्षण। और व्यक्तिगत अशाब्दिक में भूला आदमी घन के पास प्रिंटर में आकृति बनाता है। अब सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण देखिए आप लोग। पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तीसरा है योग्यता सामूहिक परीक्षण। चौथा है मानसिक सामूहिक परीक्षण। इसका सूत्र देखिए, इसको कैसे याद करें। सेना की मानसिक योग्यता आर्मी अल्फा होती है। सेना की तो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, मानसिक योग्यता से मानसिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और योग्यता से योग्यता सामूहिक परीक्षण, आर्मी अल्फा से आर्मी अल्फा परीक्षण। आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखिए भारत में सामूहिक शाब्दिक परीक्षण जे मेनेरी, एस जलोटा, प्रयाग मेहता परीक्षण, सीएम जोशी, टंडनकृत सामूहिक परीक्षण, उदय शंकर, लज्जाशंकर झा। नेक्स्ट है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको प्रदर्शन परीक्षण भी कहते हैं, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें पहला है
आर्मी बीटा परीक्षण, आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण था। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वह आर्मी अल्फा परीक्षण था, यहाँ आर्मी बीटा परीक्षण है। आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण जो सामूहिक शाब्दिक है, लेकिन आर्मी बीटा परीक्षण जो है वह सामूहिक अशाब्दिक है, अनपढ़ लोगों के लिए। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। वैस्लर बुद्धि परीक्षण, इसमें एक है वैस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण को क्या कहते हैं? भाषा रहित परीक्षण। इसमें भाषा का प्रयोग वर्जित होता है, ध्यान रखिएगा। इसी को क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। अब हम इसको याद कैसे करें कि कौन कौन से परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक देखिए। वैस्लर शिकागो में आर्मी बीटा संस्कृति को रेवेंस प्रोग्रेस द्वारा निष्पादन करता है। तो वैस्लर से वैस्लर बुद्धि परीक्षण पहला, शिकागो में से शिकागो क्रियात्मक परीक्षण दूसरा, आर्मी बीटा परीक्षण से आर्मी बीटा परीक्षण तीसरा, संस्कृति से संस्कृति मुक्त परीक्षण चौथा, रेवेंस प्रोग्रेस से रेवेंस प्रोग्रेस मैट्रिसेस परीक्षण पांचवा, निष्पादन मतलब भाषा का प्रयोग वर्जित है। ये सभी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पर आपका बुद्धि परीक्षण का सारा टॉपिक समाप्त होता है। आपको हमारा यह प्रयास, हमारी इतनी मेहनत कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। बाकी का आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।